जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम सवारी। ड्रीम सवारी यूट्यूब चैनल का ये अगला वीडियो। और इस वीडियो रिपोर्ट में आप देख चुके होंगे हमारे थंबनेल में कि हम बात कर रहे हैं आरटीओ पेपर वर्क के बारे में। जी हाँ, आरटीओ पेपर वर्क ये सबसे महत्वपूर्ण जो कागजी कार्रवाई होती है किसी भी नए व्हीकल या वाहन को खरीदने के लिए, वो हम तमाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और यूट्यूब पर मैं भी बहुत ज्यादा सर्च कर रहा था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आरटीओ या पेपर वर्क से संबंधित वीडियोस मुझे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं मिले। इस वीडियो को मैं उस तरीके से आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि जब हम कोई कार या कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसके बाद हमें पेपर वर्क करना किस तरीके से करना चाहिए और ये कितना लाजमी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कोई भी गाड़ी जब रोड पर चलती है तो उसके लिए उसके डॉक्यूमेंटेशन का पूरा होना ये बहुत जरूरी है। तमाम डॉक्यूमेंट उसके होना चाहिए क्योंकि ये लीगली हमारे भारत क्या पूरी दुनिया में अलग अलग जो लॉज हैं उनके अकॉर्डेंस में है। और आज मैं जो आपसे बात करूंगा ये स्पेसिफिक भारतीय कानून के हवाले से बात करूंगा और भारतीय कानून में जो अहम दस्तावेजात हैं उन तमाम चीजों की बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप कहीं से भी नई कार या नया व्हीकल खरीदते हैं तो उसके प्रोसेस के लिए आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे डीलरशिप पे या शोरूम पे जाके आराम से आरसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं। लेकिन जब आप कोई यूज कार व्हीकल, अगर आप मार्केट से यूज कार व्हीकल खरीदने की बात करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम कौन कौन से फॉर्म भरेंगे, कौन सा प्रोसेस किस तरीके से होगा। फिर आरटीओ ऑफिस पे आप तमाम लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से एजेंट्स वगैरह काम करते हैं, वो एक अलग पूरा कॉन्टेक्स्ट है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम यूज्ड कार खरीदते हैं तो यूज्ड कार को खरीदने के लिए तीन कंपोनेंट सबसे अहम बन जाते हैं। एक, वो जो विक्रेता यानी जो कार को बेच रहा है वो अपने आरटीओ सेम का भी हो सकता है, किसी दूसरे आरटीओ का भी हो सकता है और किसी दूसरे स्टेट का भी होता है। दूसरा कंपोनेंट जो सबसे अहम होता है वो होता है कार बाजार पे जो काम करने वाले लोग हैं या कार डीलर्स, वो तमाम लोग, सेकंड कंपोनेंट। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो हम गाड़ी खरीदते हैं। तो ये तीन लोगों की एक कड़ी है। एक वो व्यक्ति या वो आरटीओ जहां गाड़ी रजिस्टर्ड है और जो गाड़ी बेचना चाहता है, एक वो हो गया। दूसरा व्यक्ति वो जो बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में कड़ी का काम कर रहा है, जिसे हम कार डीलर कहते हैं या हम कार बाजार पे जो एजेंट्स होते हैं उन्हें उस तरीके से जानते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो सबसे अहम है, वो आप कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, आपने गाड़ी तो ले ली, लेकिन अगर आप कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो आप बहुत लंबे झमेले में पड़ सकते हैं। और इस सिचुएशन में बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे हैं और चलते हैं। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रियाओं के बारे में जो एक आरटीओ ऑफिस में आपको जाके करनी चाहिए और आरटीओ ऑफिस में आप किस तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हमने किस तरह से और किन किन पॉइंट्स पर अपनी कार खरीदी है। और उसके बाद अब इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का पूरा सिलसिला बताऊंगा। तो इसमें सबसे अहम चीज ये बन जाती है कि जब भी आप कहीं से भी कोई बड़ा व्हीकल या कोई छोटा व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कितने भी व्हील्स में आप अगर खरीदते हैं, पार्टिकुलरली मैं यहाँ यूज कार की बात कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही आपको कोई गाड़ी पसंद आई, आप सबसे पहले उस कार डीलर या एजेंट से उस गाड़ी के मेन डॉक्यूमेंट्स को मांगिए। उन डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो फॉर्म 23 होता है, जिसे हम आरसी या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, वो से कहते हैं आरसी। वो फॉर्म हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उस पर हमारे पूरे व्हीकल की तमाम जानकारी होती है, चाहे वो चेसिस नंबर हो, इंजन नंबर हो, उसके लोड एंड कैपेसिटी हो, उसके इंजन का सिलेंडर हो, वो तमाम चीजें। उसके अलावा आपको दूसरी चीज सबसे अहम चेक करनी होगी, वो है इंश्योरेंस। कोई भी अगर आप व्हीकल खरीद रहे हैं, अगर वो इंश्योरेंस के बिना है तो या तो आप उसका इंश्योरेंस फौरन कराइए या उस डीलर से कहिए कि इसका इंश्योरेंस अगर है तो वो हमारे आरसी पे बाद में ट्रांसफर होगा। तीसरा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है हमारे लिए पीयूसीसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। किसी भी व्हीकल के लिए पीयूसीसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कानून का हिस्सा है और इस पेपर को भी हमें हमेशा अपने साथ रेडी रखना चाहिए। तो ये पीयूसीसी जो है वो रूल 115 का 2 और फॉर्म नंबर 59 कहलाता है। अब ये बात हो गई उस वक्त तक की जब हम गाड़ी को लेना चाहते हैं और हम उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक बार जब हम वो गाड़ी खरीद लेते हैं उसके बाद का प्रोसेस और एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ से असली कहानी शुरू होती है और फिर कहानी जाती है आरटीओ ऑफिस तक और आरटीओ ऑफिस के झमेले और प्रोसेस और तमाम चीजों में। यहाँ की सबसे अहम कहानी यह है कि जब आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी विक्रेता आपको उस टाइम पर
या एजेंट के थ्रू आप खरीदे हैं तो वो आपको एक टेम्परेरी गुलाबी कलर या पीले कलर की या कोई भी रसीद देता है। वो रसीद कोई बहुत ज़्यादा कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती, बस इतना है कि आपने पेमेंट किया है, वो आपको रिसीप्ट मिली है, उस पर 2 गवाहों के साइन सिग्नेचर हैं, फोटोज वगैरह लगे हैं। आप गाड़ी लेके जब आ रहे हैं तो आप पे चोरी या गाड़ी को लूटने या किसी तरीके का वो इल्जाम नहीं हुआ, लेकिन वो कोई बड़ा ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई काम या कोई मदद की चीज नहीं होती। जो येलो कलर या गुलाबी कलर की जो भी रसीद होती है वो एक टेम्परेरी रसीद होती है, यानी कि आपने एक जगह से गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी खरीद के अपने घर ला रहे हैं, तो रास्ते में अगर आपको जरूरत पड़ेगी, कोई रोकेगा टोकेगा, तो उसके लिए सिर्फ वो रसीद आपको काम आएगी, उसके अलावा ये रसीद आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इस पूरे प्रोसेस को चेक करने का। आप एम परिवहन की ऐप पर जाइए। ऐप पर जब आप जाएंगे वहां पे आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आप जैसे ही उसमें लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, गाड़ी की पूरी डिटेल, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन डेट हो या कोई मॉडल हो, वो पता चल जाएगा ये कौन सा मॉडल है, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। दूसरा, उसकी फिटनेस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तीसरी, उसके टैक्स वैलिडिटी, यानी इसका टैक्स कब तक वैलिड है, कब तक जमा किया गया है, वो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। चौथा, उसके बीमे की वैलिडिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि इसका बीमा कब तक जमा है। और फिर अगला पॉइंट, उसका PUCC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की वैधता भी मिल जाएगी। सिर्फ यही चीजें हमें जानना जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उनमें से जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी गाड़ी खरीदें, उस खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी कौन से एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करती है, कौन से एमिशन नॉर्म्स गाड़ी के लिए सपोर्टेड हैं और वो उन एमिशन नॉर्म्स के साथ है। दूसरा, व्हीकल की एज, गाड़ी की सही उम्र क्या है, इस पे कोई चालान या सीजर का प्रोसेस तो नहीं है। साथ ही व्हीकल का स्टेटस, ये NOC पे है, व्हीकल ऑलरेडी तो नहीं है, या ये एक्टिव व्हीकल है या ये नॉन एक्टिव व्हीकल है, या इस पे कोई केसेस तो नहीं है, तमाम चीजें। फ्यूल टाइप वगैरह ये तो हमें पता ही चल जाता है। और एक और अहम चीज होती है यानी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये हमारा व्हीकल कहाँ रजिस्टर है। दोस्तों देखिए, ये तमाम मैंने बैकग्राउंड आपको दिया है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप आगे भी देखिए, ताकि अब आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए। थोड़ा सा वक्त निकालिए, ये अच्छा वीडियो है, फालतू की रील्स से बेटर है कि आप इस तरह की वीडियो को देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और RTO में होने वाले जटिल प्रोसेस में आपको बहुत सुकून से, आसानी से आप कर सके, उनमें आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि जब हमने वो गाड़ी खरीद ली, एजेंट ने या कार बाजार वाले ने हमें एक रिसीप्ट काट के दे दी, हमने उसे पेमेंट दे दिया, हमने गाड़ी उठाई, हम अपने घर लेके चले आए। अब क्या प्रोसेस शुरू होगा? सबसे पहली चीज ये होती है, जो कार का विक्रेता है, वो कार का विक्रेता अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट में एक एप्लीकेशन देगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म को हम कहते हैं NOC के लिए आवेदन फॉर्म, और उस फॉर्म का नंबर होता है फॉर्म 28 और ये रूल्स 54, 58, 1, 3 और 4 के अंतर्गत आता है। तो जो विक्रेता है वो सबसे पहले अपने RTO में, जहां वो गाड़ी रजिस्टर्ड है, उस समय वहां एप्लीकेशन देगा कि मैंने ये गाड़ी बेची है, मैं इस गाड़ी के लिए एक NOC चाहता हूं या NOC सर्टिफिकेट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहता हूं, और वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैं इस XY शख्स के नाम पे चाहता हूं जिसने ये गाड़ी खरीदी है। तो सबसे पहले फॉर्म 28 के जरिए वहां पे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके वहां जमा कर दिया जाएगा, जो सोर्स RTO होगा वहां से कुछ दिनों के प्रोसेस के बाद एक NOC या आप जिसे कहते हैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसे NOC भी कहते हैं, इसे CC भी कहते हैं, इसे VDO के नाम से भी जानते हैं, इस तरह का एक सर्टिफिकेट, एक चीज जारी होगी कि भैया ये आपकी गाड़ी ओके है, हमने इसकी NOC काट दी है, अब आप ये NOC वहां पहुंचा दीजिए, आप पहुंचाएंगे जहां ये गाड़ी खरीदी गई है। अब सोर्स RTO से ये NOC आ जाएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी बल्कि उन्हीं लोगों के माध्यम से आएगी जो बीच में आपके एजेंट हैं और आपसे कमीशन ले रहे हैं आपके पास, यानी कि उस खरीदार के पास, यहाँ जो खरीदार वाला RTO है वहां। अब जब हमारी NOC मिल गई, हमें सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस या क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी हो गया, उसके बाद प्रोसेस होता है एक बहुत ही अहम और जरूरी है, फॉर्म नंबर 29, ये रूल 55(1) के अंतर्गत आता है और ये खरीदार RTO के लिए होता है, यानी कि जो खरीदार RTO है उसको एड्रेस करते हुए ये फॉर्म भरा जाएगा और ये होगा नोटिस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल। ये नोटिस होता है कि हम खरीदार RTO के लिए विक्रेता के जरिए
कि भैया हमने 29 फॉर्म के जरिए हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमने अपनी ये गाड़ी फला यहाँ से फला जगह बेच दी है। ये फॉर्म 29 होता है, उसमें पूरी डिटेल होती है। अब हम बात करते हैं फॉर्म 30 की। फॉर्म 30 की डिटेल में मैं बता दूंगा। फॉर्म 30 क्या होता है? बेसिकली फॉर्म 30 जो होती है, रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल। ये रिपोर्ट होती है मोटर व्हीकल के ट्रांसफर होने की। इस फॉर्म के 2 पेज होते हैं, एक फ्रंट पेज यानी पार्ट 1, एक होता है फ्रंट बैक साइड का पेज यानी पार्ट 2। तो ये दोनों होते हैं। जो फ्रंट पेज होता है उससे पूरी डिटेल होती है ट्रांसफर के लिए, यानी जो विक्रेता, आप ऐसे समझिए, वो पूरी डिटेल उसमें फिल आउट कर देता है कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरे पिता का नाम ये है, ये मेरे हस्बैंड या वाइफ का नाम ये है, और मेरा पिन कोड वगैरह ये है, मेरा आधार नंबर ये है, मैंने ये व्हीकल इनको बेच दिया है, मैं साइन है। और उसी फॉर्म पे चेचिस नंबर की जो है वो पेंसिल के जरिए उसे कार्बन किया जाता है ताकि वो चेचिस नंबर उसी फॉर्म पे आ जाए। ये फॉर्म नंबर 30 की बात है, फर्स्ट पेज की। अब इसी का पार्ट 2 यानी सेकंड पेज, उस पर ट्रांसफर ही होता है। उसमें जो खरीदार है वो अपनी पूरी डिटेल फॉर्म भरता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम या पत्नी का नाम या पति का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, आधार कार्ड ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और ये मैंने खरीदा और ये अब मेरे नाम पर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, फिर फॉर्म 30 पर वो दोनों के फोटोज वगैरह लगते हैं और सिग्नेचर वगैरह तमाम चीजें होती हैं। गाड़ी के चेचिस नंबर को कार्बन किया जाता है पेंसिल के जरिए, वो तमाम चीजें होती हैं। अब जब कार का ये हमारे पास तमाम चीजें इकट्ठी हो गई, क्या क्या हो गई? एक तो हमारे पास जो पुरानी ओरिजिनल आरसी थी वो हमारे पास आ गई, ठीक। दूसरे हमारे पास एनओसी कहते हैं जिसे, ये सीसी कहते हैं जिसे, ये वीडियो कहते हैं, ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये हमारे पास दूसरा आ गया ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल आरसी ओरिजिनल फॉर्म में। फॉर्म नंबर 29 हमने पूरा फिल आउट कर दिया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया 29 फॉर्म में। फॉर्म 30 हमने के दोनों पार्ट फिल आउट कर दिए, उन पर अपने जो है गाड़ी के चेचिस नंबर का जो कार्बन है वो ले लिया, गाड़ी को अपने जो खरीदार आरटीओ वहां पे दिखा भी दिया, चेक भी करवा दिया, तमाम चीजें कर दी। गाड़ी की जांच अब आरटीओ करेंगे, आरटीओ फिर गाड़ी की तमाम चीजों में जांच करेंगे। फिर क्या काम होगा, इसके बाद का प्रोसेस ये है कि जो खरीदार आरटीओ हैं वो एक काम करते हैं, वो एनओसी के सत्यापन के लिए जो विक्रेता आरटीओ था वहां पे अपनी तरफ से एक लेटर लिखते हैं, उस लेटर को लिख दिया जाता है और जो खरीदार होता है उसके माध्यम से कहते हैं कि अब ये लेटर ले जाइए आप, अब वहां को आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए एनओसी के सत्यापन के लिए। तो वो एक लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो पुराना आरटीओ था रजिस्टर्ड वहां भेज दिया जाता है, और साथ ही जो पुराना जो विक्रेता था उस विक्रेता को भी उसकी एक कॉपी दे दी जाती है नए खरीदार के माध्यम से। ये प्रोसेस होता है डाक के माध्यम से। अब जब ये तमाम चीजें प्रोसेस हो जाती है, वो डाक की जो स्लिप्स हैं वो स्लिप्स भी हमें इसी के साथ अपने आरटीओ ऑफिस में जमा करनी होती हैं। अब उसके बाद जब आरटीओ कार्यालय में ये तमाम चीजें चेक हो जाती हैं, उसके बाद आपको आरसी, जो नई आरसी बनना है उसके लिए एक फीस होती है। वो फीस 300 रुपए लगभग फीस है, और उसमें टोटल फॉर्म भरवाने वगैरह में तमाम खर्चा जो है 500 से 600 रुपए का आता है। आप आराम से वो प्रोसेस करिए कंप्यूटर के माध्यम से और उसकी स्लिप लगा के आप दे देंगे। जब आप वो स्लिप लगा के दे देंगे तो वहाँ पे जो ऑफिस होता है वहाँ पे पूरे कंप्यूटर के माध्यम से वो पूरा प्रोसेस करते हैं, पूरी तरीके से उस चीज को दायर कर लेते हैं। और न सिर्फ दायर करते हैं, दायर करने के बाद वो एक रिपोर्ट लगाते हैं, और वो रिपोर्ट इस चीज की होती है कि इन्हें अब नई आरसी या नया टेम्परेरी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, और ये सर्टिफिकेट जो होता है ये 1 महीने के लिए मान्य होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब 1 महीने के लिए आपको टेम्परेरी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है यानी टीए मिल जाता है, तो टीए मिलने के बाद फिर आपका कुछ काम नहीं रहता, आप अपना टीए लाइए, आप अपने घर आराम से आ जाइए। फिर आप जो डेट होती है उस पर 1 महीने की, 1 महीने बाद जाइए, वो ओरिजिनल टीए आप जमा करिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए, आधार कार्ड वेरीफाई करवाइए। फिर अब वो आपको फौरन या 1-2 दिन में बता के आपको कह देंगे कि आप आराम से जाइए और अपनी आरसी लेने फलाने दिन आ जाइएगा, तो वो प्रिंट आउट करके आपको आरसी दे देंगे। अब ये तमाम चीजें यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। हालांकि ये एक प्राइवेसी कंसर्न है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये डॉक्यूमेंट्स तो इसलिए जरूरी है दिखाना। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं टीए की बात कर रहा था, टेम्परेरी ऑथराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
ये रजिस्ट्रेशन का टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है जो ऑनरशिप ट्रांसफर होने, चाहे वो किसी कारण से हो, चाहे मैं अपने बच्चे के नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस है जो कंप्लीट करना होता है। चाहे कोई एक व्यक्ति अपने व्हीकल को बेच के दूसरे को दे रहा है तो उसे भी ये टेम्परेरी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका रीजन 1 महीने की डेट का ये भी होता है कि हमने जो अपनी एप्लीकेशन दी है, जो एनओसी हमें मिली है, उसके वेरिफिकेशन के लिए हमने डाक के माध्यम से जो लेटर्स पुराने ऑनर को या पुराने जो आरटीओ उसको भेजी है, उसके वेरिफिकेशन का भी एक टाइम कंप्लीट हो जाए। तो ये वो प्रोसेस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये इस तरीके का एक फॉर्म है, हालांकि मैं इसे ज्यादा देर तक आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है। ये इस तरीके का फॉर्म होता है जहां मैंने कुछ चीजें हाईलाइट करके रखी हैं। ये हमारा टीए हो गया जिसे कहते हैं टेम्परेरी ऑथराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली आप किसी भी अच्छी कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये मेरा इंश्योरेंस है मैग्मा HDI में, मैंने अपना ये कार का इंश्योरेंस खुद ही लिया है। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जिसकी हम बात करते हैं PUCC सर्टिफिकेट। ये PUCC सर्टिफिकेट है। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ये फॉर्म नंबर 23 है, ये आरसी की कॉपी जो आप ऑलरेडी जानते हैं। आपके पास कोई भी व्हीकल होगा आपको पता होगा आरसी की कॉपी एक इस तरीके की होती है और एक आरसी की कॉपी होती है जो एक कार्ड के फॉर्म में होती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जो आप एम परिवहन ऐप के जरिए देखेंगे, वो ये है कि एम परिवहन ऐप के माध्यम से आप जाइए, वहां पे आपको ये तमाम चीजें व्हीकल से रिलेटेड मिल जाएंगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फॉर्म नंबर 29 में जिसकी बात कर रहा था, जो फॉर्म है नोटिस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल, जो नोटिस है उसकी कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ एक आराम से। ये वो फॉर्म 29 है जिसमें नोटिस होता है ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल का। ये वो फॉर्म 29 है जिसे आप देख रहे हैं। ये फॉर्म नंबर 30 है। फॉर्म नंबर 30 रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर। ये व्हीकल ट्रांसफर की रिपोर्ट होती है। इसी पर जो है दोनों के फोटो लगते हैं, पूरी डिटेल लिखी जाती है और उन तमाम को वेरीफाई किया जाता है जो खरीदार आरटीओ वहां से। इसका दूसरा पार्ट, इसका पहला पार्ट तो ये है फॉर्म नंबर 30 का पहला पार्ट। अब फॉर्म नंबर 30 का दूसरा पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म नंबर 30 का दूसरा पार्ट आप यहाँ देखिए, इसमें भी जो खरीदार आरटीओ उसे एड्रेस करके जो खरीदार उसके जरिए दिया जाता है, यहाँ सिग्नेचर वगैरह तमाम चीजें होती है। ये तो वो फॉर्म रहे फॉर्म 30 और फॉर्म 29। अब मैं जो मैंने बताया था फॉर्म 28 के बारे में, फॉर्म 28 जो आवेदन होता है जो विक्रेता आरटीओ है वहां से एनओसी के लिए, तो ये फॉर्म 28 होता है जहां से जो विक्रेता आरटीओ है या जो प्रीवियस आरटीओ है वहां जो बेचने वाला है वो अप्लाई करेगा कि हमें व्हीकल की एनओसी चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एनओसी का फॉर्म 28 हो गया और ये एनओसी की रियल कॉपी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये किसी भी एनओसी की रियल कॉपी है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक कॉपी आती है, इसे आप एनओसी कह लीजिए, इसे आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट कह लीजिए या इसे आप वीडियो वगैरह कह लीजिए। तो ये वो है ये डॉक्यूमेंट। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और शेयर कर देता हूँ जो कि आपके काम आएंगे। जैसे ये वो एक मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि गुलाबी सी एक रसीद होती है, हालांकि इसका कोई लीगली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कार बाजार के माध्यम से दी जाने वाली ये वो स्लिप होती है कि आपने गाड़ी खरीदी है। ये बेसिकली एक रिसिप्ट है जो आपने पैसे दिए हैं और उन गवाहों की मौजूदगी में गाड़ी खरीदी है उसकी, ये बेसिकली वो है। और इसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इन तमाम चीजों को समझ पाएं। एक लास्ट में एक अहम चीज बन जाती है जो वो लेटर की कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो लेटर हम बाय पोस्ट भेजा जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग सोर्स आरटीओ को या फिर विक्रेता को, वो लेटर की कॉपी मैंने संभाल के रखी है। अगर वो मेरे पास अभी दिखेगी तो मैं आपको वो जरूर दिखाना चाहूंगा। वो लेटर की कॉपी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसमें शायद वो लेटर की कॉपी है नहीं, मैं है शायद है, यहाँ पे होगी वो लेटर की कॉपी। हाँ, ये लेटर की कॉपी मुझे मिल गई है। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, ये एनओसी दर्ज करने हेतु तो एक ऑर्डर शीट होती है, जो ऑर्डर हो जाता है वो ऑर्डर शीट है। और ये एक लेटर की जो कॉपी होती है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉपी होती है, जिसे खरीदार के द्वारा बाई पोस्ट जो सोर्स आरटीओ है, जो विक्रेता आरटीओ वहां
और उसके साथ साथ जो विक्रेता है उन्हें भेजा जाता है ताकि इसका वेरिफिकेशन सही तरीके से होता है। और लास्ट में जाके आप देख लीजिए इस तरह की आरसी आपको मिल जाएगी या कार्ड के रूप में आपको आरसी मिल जाएगी। तो पूरा प्रोसेस लगभग यही है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि हमें तमाम चीजें पता होना चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा वक्त भी लग सकता है, और आप ज्यादा मेहनत से कर लेंगे तो आप इसे 1 हफ्ते में भी पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो टीए है, टीए आपको मिल जाएगा 1 हफ्ते के प्रोसेस के बाद, लेकिन आपकी ओरिजिनल जो आरसी है वो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। बहरहाल ये वीडियो था, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है ताकि आप लोगों तक यूज कार खरीदने के बाद व्हीकल को ट्रांसफर करने की तमाम चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। साथ ही मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस यूट्यूब चैनल जो ऑटोमोबाइल से संबंधित उन तमाम जानकारियों को आपके लिए लेकर आता है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और समझने की है, जो आपको कानूनी पेचीदगियों में उलझने से बचाएंगी। तो सब्सक्राइब करिए ड्रीम सवारी यूट्यूब चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।